जी वंस अगेन वेलकम टू आज का सबरंग। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले ये है कि ईद मिलादुल नबी का ये माह है और तमाम मुसलमानों को हमारी तरफ से, तमाम टीम की तरफ से मुबारक हो। और क्यों ना हो, ये ऐसा माह है जिसमें हमारे नबी तशरीफ़ लाए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खुशी का महीना है। और पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो ईद मिलादुल नबी जो है वो मनाते हैं जोश व खरोश से। चलिए अब हम चलते, ये देखें ना, लाइव प्रोग्राम में कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। बहरहाल एनीवे, आज का जो मौजू है वो है मकबूजा कश्मीर जो है। मकबूजा कश्मीर में 2019 अगस्त जो है, 19 अगस्त जो है, उससे पहले भी फौज वहाँ पर मौजूद थी और बड़े हालात ख़राब थे। लेकिन 2019 अगस्त 5 से हालात वहाँ बदतर से, यानी बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और वहाँ इंटरनेट कभी होता है, कभी नहीं होता है, और लोगों को पकड़ धकड़ के जनाब गायब किया जाता है। औरतें जो हैं उनकी उसमें दरी की जाती है, और ये बड़े ख़राब वहाँ के हालात हैं। लेकिन जो ममालिक इसमें कुछ किरदार अदा कर सकते थे, वो सब के सब खामोश हैं, लेकिन अपने आप को वो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन जो है वो कहलाते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस्लामाबाद से जनाब पीर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन वड़ाई साहब जो हैं, उन्होंने हमें जॉइन कर लिया है। उनको हम वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जवेद भाई। बहुत शुक्रिया जी आपका भी। और हमें लाहौर से असद काई साहब जो हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। आपको भी अस्सलाम वालेकुम जी। जब जी हम सर, दूसरे हिस्से में वालेकुम आएंगे, और देखने सुनने वाले वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम। जब हम जी दूसरे इन हिस्से में, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आएंगे, तो महंगाई के बारे में बात होगी। महंगाई के बारे में जब बात होगी तो यकीनन आपको याद होगा कि हमारे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब वो हुकूमत में नहीं थे तो क्या कहा था, ज़रा सुनिएगा। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सब इस एहतजाज में शामिल हो। ये असल में जहाद है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना मुसलमानों का फर्ज है। बल्कि मैं सबको कहता हूँ, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो बिजली की कीमतें, डीजल की कीमतें, खाने पीने की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, ये जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये महंगाई के समुद्र में आप सब डूबते जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं 12 बजे नासिर बाग, ये जब अपोजिशन में थे तो इन्होंने ऐलान किया महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, और लोगों को ये कह रहे हैं कि बाहर निकलें। अब ये हुकूमत में है और वही जो दूसरी अपोजिशन है वो एग्जैक्टली सेम करने जा रही है। वो भी कह रही है कि जी बाहर निकलें सब लोग महंगाई के खिलाफ। तो बहरहाल सबसे पहले इम्तियाज़ साहब आपकी तरफ आते हैं। इम्तियाज़ भाई, ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर जो है उसमें हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स के, वो सब के सब खामोश हैं। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान जो है उन्होंने काफ़ी सबूत भी दुनिया को मुहैया किए हैं, लेकिन फिर भी इस पर खामोशी है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद भाई, ये आपको पता है कि मैं बड़ा लिबरल सा बंदा हूँ और मैं कोई फंडामेंटल नहीं हूँ, ना ही मेरी अप्रोच है ऐसी। लेकिन मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट रवैया है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में चूंकि मेजोरिटी जो है, बल्कि सारी तकरीबन मुसलमान है वहाँ पे। तो मुसलमानों के मामला जहाँ पे हैं, वहाँ पे अगर ईस्ट तैमूर में आपको पता है कि नॉन मुस्लिम का इशू था वहाँ पे, उसको फटाफट सॉल्व कर दिया इंटरनेशनल फोर्सेस वहाँ पे डाल के। अच्छा, इसी तरह आपने देखे कि वो सर्बों का इलाका था, क्रोएशिया का इलाका था, तो वो चूंकि नॉन मुस्लिम थे तो वहाँ पे आप कह लें कि पीस कीपिंग फोर्सेज वहाँ भेजी गई यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और सब ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मामला को हल कर दिया और वहाँ पे अब अमन आ गया हुआ है। ये कश्मीर एक ऐसा खिता है और दूसरा फलस्तीन ऐसा खिता है कि जो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मुसलमान बसते हैं। हालांकि मैं कई बार कह चुका हूँ और अपने इंडियन दोस्तों को भी कहता हूँ कि हम सबसे पहले इंसान हैं, ठीक है, बाकी मजहब है, बिलीफ है। देखो, कोई मुसलमान बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई जीव बन गया, तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि सारे हम। मुझे याद पड़ता है कि मैं यूरोप में जब था तो एक घर में मैं रहता था,
एज पेइंग गेस्ट। तो वहां पे जो लैंड लेडी थी, बुजुर्ग खातून थी, तो एक दिन मैं उनका मैं कहा मामा आई एम योर रिलेटिव, मामा आई एम योर रिलेटिव। शी वाज वेरी मच सरप्राइज, कहती हाउ। तो मैंने कहा भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हम हैं, तो ऊपर जा कहीं ना कहीं जाके हम हमारे जो बड़े हैं वो भाई भाई होंगे यकीनन। तो ये चीज जो है इसको सामने रखना चाहिए। लेकिन आप देखें तासुब जो है, जिसमें आपने जिक्र किया कि जमहूरियत के बड़े चैंपियन हैं और खास तौर पे ह्यूमन राइट्स की बड़ी बातें करते हैं। आप देख लें कि ना तो इवन इनको छोड़े आप, मतलब नॉन मुस्लिम का तो हम चले छोड़ ही दें, हमारे जो कई मुसलमान भाई जो हैं, कई ऐसे मुल्क हैं जो अपने आप कह लें कि मुल्की मफादात के जेर असर वो भी खुल के सामने नहीं आई। हमारी जो आप कह लें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, हमारी जो वो जो है आप कह लें कि हमारे मुसलमानों की जो समिट है, इस्लामिक समिट जो है, उसके वो भी बिल्कुल एक्टिव नहीं हुई। उन्होंने भी कोई खातरा काम नहीं किया। एक आध इजलास हुआ जस्ट आप कह लें कि मिनिस्टर लेवल का, और उसके बाद आराम से बैठे हुए। और आप देखें कि वही मोदी जो है जिसने इतना जुल्म किया कश्मीर के अंदर, उसी को अवार्ड दिया जाता है हमारे बरादर ममालिक के अंदर जाके, और उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको तरजीही सलूक उसके साथ किया जाता है। और आपको याद होगा कि यूएई के अंदर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी मिनिस्टर्स की, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि इंडियन मिनिस्टर को उन्होंने बुला लिया था वहां पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फिर वजीर खारजा वहां पे नहीं गए थे एहतियातन। तो मतलब ये तो रवैया हमारा इवन अपने मुसलमानों का। तो अब ये जो सिचुएशन है, इसमें मैं ये समझता हूं कि अगर वहां पे कश्मीर में क्रिश्चियन बसते होते हैं, वहां पे यहूदी बसते होते, तो मेरा ख्याल है कि 2-4 साल के अंदर ये सारे मामला तय हो जाने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान वहां पे हैं, और अब उसके मुसलमानों को स्ट्रेंथन वो करना नहीं चाहते। और आप देख लें कि लकीली ये है कि ये दीन फैल भी बढ़ा रहा है। आप देखें नॉर्थ अमेरिका के अंदर बड़ी स्पीड के साथ फैल रहा है, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो इस्लाम कबूल कर रही हैं। अब इस्लाम जो है ये सारी दुनिया का दीन है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पूरी अक़वाम के लिए, वो आप कह लें पहले तो नबी आते थे, हर कौम के लिए एक नबी आता था, ये पूरी अक़वाम के लिए रहमतुल आलमीन बन गया। जी जी बिल्कुल, दीन सबका दीन है, ठीक है ना जी। तो इसके ऊपर मैं समझता हूं कि ये सारे तासुब छोड़ के अमेरिका जैसे सुपर पावर जो है उसको बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, उसको अपने अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करने चाहिए। यूके जो है वहां पे आप देखें कि पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, और यूके का चूंकि एक ताल्लुक भी रहा है इन दोनों खितों के साथ, उसका इन्फ्लुएंस भी है, उनको भी चाहिए कि कोई ना कोई वो रोल प्ले करे, और सिर्फ ये देखे कि वहां पे इंसान बसते हैं। ठीक है ना जी? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है जी। हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन किया हुआ है मायरा अली ने, कहती हैं जी सलाम, और ये कहती हैं जी कि इफ्तिखार चौधरी साहब इज़ नॉट देयर। जी इफ्तिखार चौधरी साहब कुछ थोड़ी देर के बाद हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि मैं मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आने में। नायला खानम आपने भी यही सवाल किया है, तो थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह वो ज़रूर हमारे साथ हाज़िर होंगे। जी असद भाई आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी जो है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ हिंदू लोग जो हैं वहाँ उनको बसाने की कोशिश कर रहा है, जो जायदादें हैं कश्मीरियों की वो भी उनमें तकसीम कर रहा है। आप कैसे देखते हैं कि क्या ये मसला हल हो सकेगा कभी या नहीं? जी असद भाई, लगता है कि असद भाई जो हैं उनका वो खत्म हो गया। जी यसफ भाई आपको भी हम वेलकम कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपके लिए भी वही सवाल है जो मैं असद भाई की तरफ कर रहा था, आप कैसे देखते हैं? देखें जावेद साहब, कैसा बात ये है कि ये दुनिया मफादात की दुनिया है। वो मतलब हमारे पड़ोसी चाहे क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, कोई भी हो, ये मफादात की दुनिया है। जिस आदमी को जिसका मफाद उसमें होगा वो उसमें हिस्सा डालेगा, जिसका मफाद नहीं होगा वो नहीं डालेगा। कश्मीर में गैर मामूली सूरत हाल है। यहाँ आयरलैंड में आपको पता है कि कितने साल तक ये जंग करते रहे, उसके बाद वो बिल क्लिंटन के ज़माने में उन्होंने दखल दे के और सारा जो उनका मसला था ये प्रोटेस्टेंट्स का और दूसरे लोगों का, वो उन्होंने हल करा दिया था कि मगरिब के माथे पे एक दाग था ये सारा, कि जो उन्होंने धो दिया। अब सारे मसले जो है ना, अच्छा ये मसले भी, सच्ची बात ये कि ये मसले पैदा करदा भी वेस्ट के हैं। फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, ये दोनों मसले बरतानिया ने पैदा किए हैं। एक 1947 में और एक 1914-15 में,
जब इन्होंने उसकी करारदाद पास की है इसराइल बनाने की। अब ये असल जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है कि ये इसमें अगर जिम्मेदार हैं। देखिए ना, सूरत हाल ये है कि पिछले कई सालों से अब सूरत ये नजर आ रही है कि मतलब दुनिया में असूल ज़ाब्ता कोई चीज नहीं है। माइट इज राइट। जो आपको सही नजर आता है आप कर लें, आपकी मर्जी। आप में जोर है तो आप कर सकते हैं, आप में जोर नहीं है, कमजोर है आप, तो फिर चुप करके बैठे रहे। यही हाल कश्मीर के मसले का है, यही हाल फलस्तीन के मसले का। एक जमाने में तो फलस्तीन के मसले को मिडिल ईस्ट से बड़ी मदद मिल जाती थी, अब वो भी ठंडे पड़ गए, क्या कर सकते हैं। अब इसी तरह से कश्मीर को एक जमाने में मिडिल ईस्ट से बड़ी मदद मिलती थी, लेकिन वो बिल्कुल चुप है, उनके मफादात है मिडिल ईस्ट के, तो वो क्यों हमारे मामलात में हमारी तो चूंकि सरहद मिली हुई है इसलिए हमें ज्यादा मुश्किल होती है, चूंकि हमारा एक हिस्सा होना चाहिए जो नहीं हुआ बावजूद, तो इस वजह से हमारा तो मसला अपनी जगह खड़ा है जब तक किसी भी शक्ल में हो नहीं जाता। इस वजह से ये मतलब जूं की तू सूरत हाल तब तक रहेगी जब तक मुसलमान अपने तौर पे अपने पैरों पे खड़े होके इसको हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी दूसरे की उम्मीद पे ये रखना कि जी अमेरिका करा देगा, ये बरतानिया करा देगा, ये यूरोपियन यूनियन करा देगी, या हिंदुस्तान को अकल आ जाएगी, मैं तो इस बात का कायल नहीं हूँ। ये तो जब तक आप में खुद ताकत नहीं होगी आप ये मसला हल नहीं करा सकते। जी, हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से इफ्तिखार चौधरी साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल चाल है इफ्तिखार भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी वो मेरे 2 लेक्चर थे आज, जश्न ईद मिलादुन नबी था, तो वो मेरे को स्टूडेंट्स होते हैं हफ़ाज़ कुरान, उन्होंने को अरेंजमेंट की हुई थी, तो अभी आपके बाद फिर दोबारा एक और जगह भी जाना था मैंने, तो मेरा ख्याल है आपका टाइम निकालकर हम बात कर रहे थे मकबूजा कश्मीर के हवाले से कि वहाँ मतलब जो हालात हैं क्या आपको कोई बदलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने तो काफ़ी सबूत भी दिए हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों को कि इंडिया में क्या हो रहा है, ख़ासतौर पर मकबूजा कश्मीर में, और आसाम में भी बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ भी मुसलमानों के लिए और दूसरी अक़लीतें जो है उनके लिए घेरा तंग किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है मकबूजा कश्मीर का, आपको ये पता है कि ये 5 अगस्त से तो और ज़्यादा ये बढ़ गया है, 5 अगस्त 2019 से। तो ये जो बात करते हैं ना हम कि ये यूरोपियन यूनियन हमारा मसला सॉल्व करेगी, यूनाइटेड स्टेट्स हमारा मसला सॉल्व करेगी। आप देखें ना, तालिबान जो हैं वो 20 साल लड़ते रहे हैं ना, आफ्टर ऑल उनका मसला किसने सॉल्व किया है? मैं तो कहता हूं कि तालिबान ने खुद अपना मसला जो है वो सॉल्व किया है, और अमेरिका बहादुर को भागना पड़ा है, उस समय नहीं लगी। जहां तक आप कहते हैं कि ये मसला सुपर पावर्स सॉल्व करेंगी या यूनाइटेड नेशंस अपना रोल प्ले, यूनाइटेड नेशंस तो एक किस्म का बच्चा जमूरा है, जो है सॉरी यूएनओ जो है बच्चा जमूरा है इसका, यूनाइटेड नेशंस जो है यूएसए का, तो वो उससे आप तवक्को मत रखें, क्योंकि उनका उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, यहाँ पे वो कभी भी काम नहीं करेगा। या दाराफर में आप देखें, वो उनका जहाँ पे मसला सॉल्व करना होता है वहां पे कर लेते हैं, वहां पे फौजें भेजते हैं और वो मसला सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आज से थोड़ी ये बात चल रही है, 1989 से ये इंडिजिनस मूवमेंट है। मेरी उस वक्त हमीद गुल से बात भी हो रही थी, तो उनसे भी 1989 की बात है, तो उस वक्त ये इंडिजिनस मूवमेंट शुरू हुई थी, हालांकि इससे पहले ये सिलसिला चलता रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये भूल जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इस किस्म का कोई मामला सॉल्व करने के तरफ लेके जाएगा। दूसरी तरफ आप मुसलमान कंट्रीज की तरफ देख लें, अरब कंट्रीज को तो देख लें आप, खास तौर पे सऊदी अरेबिया और यूएई की देख लें, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, वहां से उनको बिजनेस मिलता है, 2 अरब प्लस 2.5 अरब की उनकी जो आबादी है, वहां से उनको बिजनेस मिलता है, तो क्यों वो काम करेंगे? ये जो लामा इकबाल का था ना, सोच के ये कि मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साल से लेकर ताबखा के काशगर, तो ये अब सिलसिला अब वो तब्दील हो गया। मुसलमान जो है, इवन ओआईसी देख लें, वो उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो बड़ी मुश्किल से, आपको पता है कि जो वजीर खारजा की जो कॉन्फ्रेंस है वो मुनक्कद करवाई थी, अभी फिर जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। इमरान खान, अभी कल सफीर से बात हुई थी उनके, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया जाएंगे। अब वहां पे क्या कश्मीर का मसला उठाया जाएगा? अगर उठाया जाएगा तो आपका क्या ख्याल है कि एमबीएस जो इस तरफ वो सपोर्ट करेगा? आई डोंट थिंक सो।
तो ये जो मामला है इनको खुद बैठकर तय करना पड़ेगा। इमरान खान क्या पाकिस्तान का और इंडिया को बैठेंगे तो ये मसला सॉल्व होगा और इससे ये भूल जाए। हाँ, अगर मुसलमान जो है वो एक पेज पे आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, और ओआईसी को थोड़ी सी पोटेंसी जाहिर करती है, तो मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर का मसले की तरफ, रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा। अदरवाइज आप इस चीज को मैं नहीं समझता। हाँ, दूसरी आपने बात की है आसाम की, और ये आज फार्मर्स का आपको पता है कि वो मोर्चा था ये ट्रेन का, तो वो मैंने पिछली दफा भी आपको कहा था जिस वक्त ये शुरू हुआ था कि ये सिर्फ ये जो ओवरसीज जो कंपनीज हैं उनकी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं फार्मर्स के कंपनीज के साथ, वो ये एग्रावेट करेगा। ये फार्मर्स जो हैं, ये सिख मूवमेंट नहीं सिर्फ रहेगी, ये बढ़ेगी। आज देखें उन्होंने ट्रेन मोर्चा लगाया था जिससे 200, मुझे अभी को लिस्ट भेजी है उन्होंने, 243 ट्रेन जो हैं वो बंद हुई हैं, यानी उनके रूट्स बंद हुए। 36 किलिंग्स हुई हैं 16 दिन के अंदर, और ये और बढ़ रही है। अब ये इनसे रुक नहीं रही। और इससे जो दूसरी जो अकलियतें हैं जो मुसलमान महफूज नहीं है, आप देखें कि एक वो मिस्रा, क्या नाम उसका, मिनिस्टर, उसके बेटे ने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और प्रोटेस्टर जो हैं काफी सारे उसमें मर गए। तो ये इस चीजें एग्रावेट कर रही हैं, लेकिन इंडिजिनसली एग्रावेट कर रही हैं। इसमें जो दूसरे जो ममालिक हैं वो उसको कंट्रोल नहीं करते, वो खुद उठ खड़े हैं, और उनके उठ खड़े होने से आप देखें कि अभी तक जो मूडी जो है, वो मूडी सरकार जो है वो इन जो उनके खिलाफ जो शुरू हुई है मुस्लिम मूवमेंट शुरू हुई है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा ना। अब नियर फ्यूचर के अंदर कोई हमें कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अब पाकिस्तान को यह देखना है कि गिवन सिचुएशन के अंदर उसको अपना क्या रोल प्ले करना है, जिससे वो कम से कम इंडिया जो है उसके साथ डायलॉग के मामले में उसके साथ आप बैठ सके। क्योंकि इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि भाई हम डायलॉग उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक तुम 5 अगस्त 2019 की सिचुएशन पर वो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस नहीं ले आते, जिसमें जाहिर है वो आपके दो जो चेंजेस उन्होंने किए हैं, स्क्रैप किए हैं, जो मकबूजा कश्मीर का राइट ऑफ फ्रेंचाइज है जो 375 और 35 है जो उन्होंने खत्म किया। जी कैसा जी, इम्तियाज़ भाई आपकी तरफ आऊँगा, और आप इम्तियाज़ भाई क्या समझते हैं कि ये कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि मुजाहिदीन जो हैं वो अब मुतहर्रिक हो गए हैं मकबूजा कश्मीर में। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वहाँ पर ये ख़ुद कश्मीरी, जैसे इफ्तिखार भाई भी कह रहे थे और यसर भाई भी कह रहे थे कि कश्मीरी जो हैं उनको ख़ुद उठ के इस लड़ाई में जो है वो हिस्सा लेना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो दुनिया पर डिपेंड करें। लेकिन दुनिया का भी एक रोल होता है। जो मुसलमान ममालिक हैं, जैसे यसर भाई कह रहे थे और आप भी कह रहे थे कि 56 ममालिक हैं हमारे, लेकिन एक आवाज़ बनकर वो इस पर नहीं उठते। असल में जवेद भाई, मुसलमानों का तो मैंने जिक्र कर दिया कि अपने अपने मफादात हैं, और इकानमी जो है इस वक्त मेन चीज़ है। और वो आप कह लें कि कतर पहले, सबसे पहले दीन है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। अब वो कंसेप्ट जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं नजर आ रहा है मुसलमान ममालिक के अंदर। अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और उसकी मेन वजह यह है मलूकियत है, बादशाहते हैं, आमरीते हैं। और वो जो शख्स होता है ना, आमर या बादशाह जो होता है, जी जी, वो बड़ा बुज़दिल होता है। अच्छा, वो जो है उसके साथ अवाम नहीं होते, जमहूर नहीं होता उसके साथ। अच्छा, इसकी एक वजह तो ये। अब रहा सवाल के जी कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं, देखिए उनके सामने मिसाल है तालिबान की, जिन्होंने अफगानिस्तान को आज़ाद करवाया की और वहां से भागने में मजबूर किया। अब ये जो मिसाल है मुजाहिदीन के सामने है, और हम ये महसूस कर रहे थे पहले भी कि इससे यकीनन कश्मीर की जो मूवमेंट है उसके अंदर तेजी आएगी। उसमें वो भी महसूस करेंगे कि हम भी अगर इस तरह स्ट्रगल करें और जिद्दोजहद करें तो ऐसी सूरत में हमें। ओहो, ये क्या हो गया जी, आज इनका नेट प्रॉब्लम हो गया है जी। यस भाई, आपकी तरफ भी सेम ही क्वेश्चन है, आप क्या कहेंगे इस पे? मेरा ख्याल है कि वड़ाई साहब सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो तालिबान ने जो हासिल किया है इसमें अफगानिस्तान में, इसकी वजह से सिर्फ कश्मीर को नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जो दूसरी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, तमिलनाडु है या आसाम वाले हैं या उधर बंगला वाले हैं, दूसरे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, वो सारे इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और किसी हद तक उठाएंगे भी। अब जाहिर है ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा,
क्योंकि ये सारी तहरीकें को आज तो शुरू हुई नहीं है हिंदुस्तान में, ये तो पिछले पिछले 25 30 40 साल से चल रही हैं। ये सबसे पुरानी तहरीक होगी, ये कश्मीर वाली होगी, लेकिन बाकी सारी भी तो तकरीबन उतनी पुरानी होंगी। इस वजह से इससे तहरीक तो उनको मिलेगी, लेकिन याद रखिए कि अफगानिस्तान को जब तक बाहर से मदद नहीं मिली थी, अफगानिस्तान में इनसे तालिबान से पहले या तालिबान के बाद वो खुद अपने तौर पे कुछ नहीं कर सके थे। इसलिए उनको भी अगर किसी से मदद मिलेगी और कोई शक्ल नजर आएगी कि कोई मुल्क दूसरा जिसको अपनी भी सरहद का पास हो, मतलब फर्ज कीजिए कि चाइना को ख्याल आता है कि ये इंडिया हमारी सरहद पे कोई गड़बड़ कर सकता है, तो वो अफगानिस्तान की या कश्मीरियों की मदद कर सकता है, लेकिन वो एक तरीके से करेगा। वो ऐसे ओपन नहीं होगा जिस तरह से ये 80-90 की दहाई में या मतलब 2000 में जो अमेरिका ने कर दिया था कि सर उठाया और चल दिए, उस तरह से नहीं होगा, वो तरीका होगा। लेकिन यह है कि इससे यकीनन जो आज़ादी की तहरीकें हैं दुनिया में, खासतौर पे हमारे इलाके में ज्यादा है ना, इधर उधर दूर और तो कोई नहीं है, वेस्ट में तो ऐसी कोई नहीं है, ये इसी साइड पे है। हिंदुस्तान में खुद कई तहरीकें जो है वो चल रही हैं सर। जी अच्छा, और फिर उसमें यह भी ना कि ये जो दूसरे ममालिक, वेस्ट के ममालिक हैं, उसको इनको हल कराने में दिलचस्पी इसीलिए नहीं लेते कि उनका असला भी तो बिकता है ना। वो असला कहाँ बेचेंगे, कहीं ना कहीं जंग भी तो करानी है उन्हें, कहीं ना कहीं ये फसाद जारी रहना चाहिए। जहां उनकी असले की फैक्ट्रियां चलती रही, उनकी जो ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर ज़द ना पड़े, उनकी इकोनॉमी चलती रहे, तो जाहिर है उनका इंटरेस्ट इसमें ये है कि जंगें होती रहें, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे, और जाहिर है ये दूसरे के घरों में जाके कराने में ज्यादा इंटरेस्ट है, अपने घर में कौन लड़ाई कराएगा। अच्छा, आप लंदन में ये सब भाई थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि पार्लियामेंट में भी बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें जो हैं हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियन जो हैं उन्होंने की हैं कश्मीर के हवाले से। आप देखते हैं कि कुछ इसका असर होगा? कोई असर नहीं होता। आपको पता है कि इराक वॉर में मिलियन मार्च हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कह दिया था कि मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं चूंकि इस वक्त मेजोरिटी में हूँ, जो मैं फैसला कर रहा हूँ वही होगा। देखिए ना, 10 लाख लोगों ने मार्च करके उसकी इराक की जंग तो रुकवाई नहीं थी, वो तो वैसे ही चली। अलग बात है कि बहुत उसमें कोई एक आध आदमी होता है कि रॉबिन, क्या नाम था वो मैनचेस्टर का जो फॉरेन मिनिस्टर था, रॉबिन कुक, उसने रिजाइन कर दिया था। इसके अलावा कुछ और दूसरे लोगों ने कर दिया था, लेकिन उसके अलावा देखें ये सारी दोनों पार्टियां, टोनी बेन जो है वो भी काफी इस पर बोले थे। टोनी बेन ने, अच्छा वो तो चूंकि पुराना वो लेफ्ट का आदमी है, उसने तो उठाना ही था, और लेबर पार्टी काफी हद तक, जॉर्ज गॉलवे जो है उसने भी काफी आवाज उठाई। जॉर्ज गॉलवे तो वैसे भी अटेंशन सीकर सा है आदमी, उसको तो जहां मौका मिले वो उसमें घुस जाता है। मैंने सर बाद में माफी मांगी थी केसेस बहुत बन गए थे ना कि पैसे लिए उसने, मतलब कोई वहां से कोई बिजनेस भी हासिल किया उसने, इस वजह से उसने तो जाहिर है उसने बेहतर यही समझा कि जान छुड़ा ली जाए। लेकिन उसी जमाने में देख लीजिए ना कि लेबर पार्टी बड़ी हिमायत करती है लेफ्ट के लोगों की या इस किस्म की, लेकिन उस जमाने में चूंकि प्राइम मिनिस्टर लेबर का था, टोनी ब्लेयर था, तो उसने तो किसी की बात नहीं मानी, उसने तो वो जंग में बिल्कुल कूदा और बढ़ चढ़ के उसने हिस्सा लिया। इस वजह से यहाँ पे जो राय आमा है ना, उस तरह से हम लोग जिस तरह से जलसे जुलूस करके लोगों को, अपनी गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग बड़े जुलूस जलसे होते भी हैं तो इतने पुरअमन होते हैं कि मतलब बाज़ औक़ात पता ही नहीं चलता कि कोई जलसा, कोई जुलूस हो रहा है, कोई एहतजाज कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हमारे यहाँ तो चूंकि उसका बिल्कुल धूम धड़के से करते हैं ना, तो इसलिए गवर्नमेंट भी जरा घबरा जाती है। तो लेकिन यहाँ तो चूंकि तरीके ही मुख्तलिफ है सारे, एहतजाज करने के भी और बात करने के भी, इस वजह से कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। इम्तियाज भाई, आप थोड़ी देर के लिए ऑफ एयर हो गए थे, आप अपना जो तजिया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं उसी में ये कह रहा था कि अब जो चूंकि तालिबान एक एग्जाम्पल बन गई ना, तो उन्होंने जद्दोजहद की, और इसमें मैं सुन रहा था तबन्ना साहब को कि उनको चूंकि सपोर्ट थी, बाहर की ताकतों की भी सपोर्ट थी, और उनको मतलब असला भी मिल रहा था, जदीद सारा कुछ मिल रहा था, जो कि कश्मीरियों की सिचुएशन में वो नहीं है, उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल। तो अगर उनको की ऐसी सपोर्ट मिलती है किसी मुल्क की, और यकीनन जो हमारा जो सी पैक है, देखें ना उसका जो रूट है, उसको महफूज करने के लिए कश्मीर का आज़ाद होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह कि अदरवाइज अगर यहाँ पे, अगर ये इसमें एक और वजह भी है कि किसी भी वक्त जो है अमेरिका यहाँ पे आके बैठ सकता है, उसके ट्रुप्स यहाँ बैठ सकते हैं। वो मैं पहले भी चूंकि कह चुका कई बार प्रोग्राम में, 2-3 बार शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा हुआ है कि अमेरिका को नई जगह चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान से वो निकल गया, तो अब उसके पास जो आज़ाद कश्मीर ही, हेल्ड कश्मीर ही बचता है। तो इसलिए इम्कान है कि वो वहाँ पे कोई अड्डे चड्डे ले और वहाँ से वो मॉनिटर करे, चाइना को भी, पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी, वहाँ से बैठ के वो कर सकता है। तो
अगर वो वहां पे ये सिचुएशन बन गई तो चाइना के लिए खतरनाक सिचुएशन होगी। तो इसलिए चाइना को और रशिया को, ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, ईरान भी है और तुर्की भी इसमें शामिल होगा, मेरा ख्याल है कि इन ममालिक को आगे बढ़ना होगा और कश्मीरियों की जो आज़ादी है उसके लिए कोशिश करनी होगी ताकि वो इलाका जो है वो सेफ हो जाए। और अगर वो इलाका सेफ हो जाता है तो आपका ये जो पूरा जो रूट है ना इसका सी पैक का, वन बेल्ट वन रोड वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको ये मुकम्मल प्रोटेक्टेड हो जाता है। अदरवाइज आप देखिए किसी ना किसी तरफ से, इंडिया की तरफ से होता रहेगा, कोई ना कोई शरारत चल सकती है। जी सही है जी। इफ्तिखार भाई, आप कैसे देखते हैं ये जो पिछले 2-3 हफ्तों से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ मुजाहिदीन जो हैं वो मुतहरक हो गए हैं और वो उठ खड़े हुए हैं, आप कैसे देखते हैं कि यसर भाई ने तो कहा है कि जब तक बाहर से कोई मदद नहीं मिलेगी, जैसे अफगानिस्तान को मिली है, पहली बात तो ये, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि मकबूजा कश्मीर में जो अमेरिका है वो अपने अड्डे तलाश कर रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, उनकी इन्फिल्ट्रेशन होगी स्लीपिंग एजेंट्स के हवाले से, मुसैद की भी होगी और दूसरी जो MI6 MI5 के जो हैं उनकी होती है। लेकिन जो अड्डे की वाली बात है वो जरा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंडिया जो है वो ऑलरेडी मल्टी डायमेंशनल किस्म के प्रोटेस्ट देख रहा है और मल्टी डायमेंशनल किस्म की वो बातें देख रहा है। अब इस सूरत हाल में जहां अमेरिका बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान से वो बाहर निकला है, तो वो जहां ऑलरेडी हॉस्टाइल जो एटमॉस्फेयर है और इन वॉर जो, बल्कि इन वॉर ही है ना उसके कश्मीर जो है, तो वो कभी भी नहीं ये चाहेगा। और दूसरा, अगर अमेरिका वहां आने की कोशिश भी करता है, अभी रिसेंटली जो फेंटी लगाई है अमेरिका, ये जो चाइनीज हैं उन्होंने इंडियंस को फेंटी लगाई है, तो उसमें ये जो एरिया जो है ना, लद्दाख वगैरह एरिया जो है, इसमें एक रूट वो वहां भी जाता है, कश्मीर को भी निकलता है। तो वो चांसेस ये भी बन सकते थे, जिस तरह तमन्ना साहब कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। इनकी चाइना जो है वो उनके लिए एक थ्रेट है एज कंपेयर टू अमेरिका या इस तरह की बात। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका ये चाह रहा है, पिछले दिनों भी उसने कोशिश की है इंडिया के साथ एक जजीरे के ऊपर वहां पे अड्डे हासिल करने की कोशिश की गई है और उसकी अभी नेगोशिएशन जारी है। आपको एक याद होगा, कंदूज में एक खुदकश हमला हुआ जो एक मस्जिद के अंदर 100-150 जिसमें नमाजी शहीद हो जाते हैं, उसमें ये कहा गया है कि ये जो खुदकश हमला करने वाला था वो योगोर मुस्लिम था। योगोर मुस्लिम से मुराद ये है कि वो चाइनीज मुस्लिम था, जो मुसलमान जिनको इंटरनेशनल कम्युनिटी एतराज करती है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ कुछ सलूक अच्छा नहीं होता, ये उन कम्युनिटी से वो कहा गया कि उनसे रखा गया। तो कहने का मकसद ये है कि चाइना को बदनाम किया जाएगा, चाहिए जाएगा कि वो अड्डे जो है वो उधर तलाश करे कोई अमेरिका के अंदर। हाँ, ये बेल्ट जरूर उसके लिए है जहां पे, हाँ, ओमान में हो सकता है, मस्कत में पिछली दफा जब जो सुल्तान काबूस जिंदा था, उस वक्त नेतन्याहू के 2 चक्कर लगे थे और बाद में उनकी पोलैंड में भी मुलाकात हुई थी। नेतन्याहू जो वजीर आजम था उस वक्त इसराइल का, और वहां पे लोग हैरान थे। और इवन कुछ मेरे एक्स ISI के दोस्तों के साथ भी बात हुई तो उन्होंने यही बात की थी कि यहाँ पे उसका जो विजिट है वो ऐसे नहीं हुआ। मस्कत आपको जहां जब ग्वादर जाएंगे बिल्कुल सामने नजर आएगा, मस्कत का हिस्सा था ग्वादर, 1958 में फिर पाकिस्तान ने इसको अपना लिया था। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि ये जो मुजाहिदीन आप कहते हैं ना ज्यादा हॉस्टाइल हो गए, ये मुजाहिदीन 1989 से भी हैं, कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं। और हाँ, इनके पास भी जिस तरह ब्लैक मार्केट से इनको असला भी फराहम होता है इनको, और इनके इंडियन आर्मी के अंदर भी इनके अपने जासूस जो हैं वो मुजाहिदीन के होते हैं। आज मुझे वो बता रहे थे कि 36 जो है, आज मेरे पास जो लिस्ट आई है उसके अंदर 36 के करीब उन्होंने मर्डर किए हैं, जो जिसमें इंडिया के 3 लोगों को खुदकशी भी है आर्मी वालों, और 36 जो है ये 16 दिन के अंदर उन्होंने मारे हैं। तो ये ठीक है, मतलब आप जाहिर है कि वो किसी जगह से असला तो वो ले रहे हैं ना मुजाहिदीन, और उनको फराहम करने वाले भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह जब अफगान वार हो रही थी तो दोनों तरफ से असला बिक रहा था। बाद में जो असला जो स्टिंगर मिसाइल थे, जब 1988 में ये आखिरी स्पाई भी चला गया था वार, तो इंडियन जो अमेरिकन CIA थी, उनको पता चला था कि ईरान के अंदर इमाम खमैनी के पास मीटिंग हुई है इसकी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की। ही वाज देन चेयरमैन DGISI, बाद में उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया था, तैयारे के क्रैश में उनको भी मार दिया गया था। तो वहां पे फिर उजड़ी कैंप में इनका हुआ था
ऑडिट होना था, तो 10 अप्रैल 1988 को ओजड़ी काम को ब्लास्ट ऑफ कर दिया गया। तो ये असला मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल निहत्ते हैं, असला उनके पास होता है और वो किस मार्केट से लेते हैं, कैसे लेते हैं। जिस तरह फलस्तीन के अंदर आप चले जाएं तो फलस्तीन के अंदर जो मुजाहिदीन हैं, जो लड़ रहे हैं, उनको भी असला फराहम हो रहा है। ठीक है, वो उसमें चाहे वो नबी बेरी की वो जमाती, वो हसन सबा की वो जमात है, या वो सिलसिला तो चलता रहेगा। हाँ, अब ये मुसलमानों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो उनको जो मॉरल सपोर्ट के साथ साथ उनकी दूसरी ओआईसी जो है किसी फोरम के अंदर डिसाइड किया जाए कि इन जो कश्मीरियों हैं उनका मसला कैसे सॉल्व किया जाए। मिलिटेंसी जो है वो अल्टीमेटली उसका फिर सोल्यूशन तो नहीं होगा, फिर वो टेबल पर ही बैठेंगे। हाँ, लेकिन इंडियन आर्मी के साथ जो है वो उनके साथ टक्कर तो आज से तो नहीं ली। 10 लाख जो इंडियन आर्मी है, हर बंदे के ऊपर 2 सिपाही है, उसके बावजूद भी वो उनके मोरल को वो खत्म नहीं कर सके। तो हमारी जो इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी, इन दोनों को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके बगैर ये मसला सॉल्व होता नजर नहीं आएगा। बेशक ये मुजाहिदीन मरते रहेंगे 20 साल, 30 साल, 40 साल। आप देख लें कि 1948 से ये मसला चल रहा है और इंडिया गया था उसके अंदर, यूएनओ के अंदर, पाकिस्तान नहीं गया था। जी कैसा? अच्छा, हमारे साथ आना था, फॉर्मर काउंसलर हैं यहाँ लोकल शेफील्ड में, उन्होंने हमें बताना था एक एहतजाज हो रहा है 31 अक्टूबर को 1:30 बजे। तो वो जब आएंगे उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं वो ज़्यादा मुतहरक हैं मसला कश्मीर के बारे में। बहरहाल इस पर हम बहस ज़्यादा नहीं करते, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो ये है कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है, ये छोटा सा क्लिप मैंने स्टार्टिंग में सुनवाया था, लेकिन आप अभी बाद में आए, जरा आप भी सुन लीजिएगा और ये भाई आप भी सुन लीजिएगा। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सब इस एहतजाज में शामिल हो। ये असल में जहाद है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना मुसलमानों का फर्ज है। बल्कि मैं सबको कहता हूँ, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो बिजली की कीमतें, डीजल की कीमतें, खाने पीने की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, ये जब तक आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये महंगाई के समुद्र में आप सब डूबते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये उस वक्त कह रहे थे जब ये अपोजिशन में थे कि हम एक एहतजाज करने जा रहे हैं और सबको दावत दे रहे हैं। तो इम्तियाज़ भाई, आपसे शुरू करता हूँ। आप क्या समझते हैं कि एक ये जो महंगाई मार गई है पाकिस्तानियों को, क्या पूरी दुनिया में महंगाई जो है वो हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की असल जो अपोजिशन है वो तो महंगाई है, और जो पीडीएम अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और आवाम को भी निकालने की कोशिश कर रही है, वो तो नज़र नहीं आती अपोजिशन। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये बिल्कुल बात मानने वाली है कि चूंकि पेट्रोल जो है या तेल जो है इसकी कीमतें इंटरनेशनली बढ़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर एक अदारा है ओगरा, जो रेगुलेटर है, जो बाकायदा एनालिसिस करता है, बाकायदा कैलकुलेशंस करता है कीमतों के बारे में, और उसके बाद वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजता है। आपने देखा कि पिछले महीने भी ऐसे ही हुआ कि 1 रुपया कुछ उन्होंने रिकमेंड किया तो इन्होंने 5 रुपया बढ़ा दिया पेट्रोल का रेट। इस बार उन्होंने 5 रुपया कुछ पैसे बढ़ा कहा था, तो इन्होंने 10 रुपये 49 पैसे जो है वो रेट बढ़ा दिया है। अब ये बड़ा कैसे, इसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी जो है उन्होंने 12 रुपए पर लीटर जो है वो लगा दी हुई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब एक तरफ हालात ऐसे हैं, अवाम जो है उनकी परचेज पावर बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और जो गरीब है गरीब से तर होता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट है कोई नहीं है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें दालें हैं, चीनी है, आटा है, मतलब ये सारी चीजें, सब्जियां हैं, गोश्त है, वो भी महंगा होता जा रहा है। उसको भी कोई कंट्रोल करने का बंदोबस्त नहीं किया गया, तो ऊपर से ये पेट्रोलियम लेवी लगाने की क्या तुक बनती है। फिर सेम डे, एक दिन पहले आप समझ लें कि वो जो बिजली का रेट है वो भी 1 रुपया 39 पैसे बढ़ा दिया गया है। उसकी जो बेस जो उसका है ना टैरिफ, उसके ऊपर, इसका मतलब उसके ऊपर फर्दर टैक्स लगेंगे, उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, दूसरे टैक्स भी लगेंगे, तो वो 2 रुपये प्लस जो है वो पर यूनिट जो रेट वो बढ़ गया। अब इस सूरत में जब ये सब पता है, और मैं बड़ा खुशफहमी का शिकार था कि इमरान खान साहब को पता नहीं चलता, ये नीचे नीचे सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ये दोनों काम जो है इमरान खान साहब की अप्रूवल से हुए हैं, और ये मुझे बड़ा इसमें हुआ है कि मैं तो ये कहूंगा बेहिसी है
और या तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं है, या फिर बदला लिया जा रहा है। कंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं जिसके अंदर मार पड़ी है पीटीआई को, और पंजाब के अंदर बड़ी सुथरी तरह मार नहीं तो मार ये पड़ी है। इम्तियाज भाई ये कैसा बदला है कि अगर वो हारे हैं और कीमतें जो हैं वो पेट्रोल की और मुख्तलिफ अशिया जो है उनके ऊपर कर दी जाए। मैं वही गुजारिश करने लगा हूं कि देखिए बात ये है कि इनके जो मशीर हैं इमरान खान साहब के, मेरा ख्याल है कि वो इनको मरवाना ही चाहते हैं अवाम के सामने। अच्छा। इनको जो 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 अवाम उम्मीदें लेके आए थे उनको जो है वो बड़ी मतलब मजीद गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस तरह के मशवरे अगर दे रहे हैं उसके अंदर। आप देखिए कोई भी चीज उठा के देख ले, घी का रेट देख ले आप, मतलब शक्कर ले ले, कुछ कोई चीज ले ले पाकिस्तान, दवाइयां अदवियात जो है वो डबल से ज्यादा उसकी कीमत हो गई है। अब जो वहां पे हॉस्पिटल थे, सरकारी अस्पताल जो होते थे पहले पंजाब में भी दूसरे, वहां पे एक पर्ची होती थी, उसके 10 रुपए सिर्फ उसकी प्राइस होती थी कि 10 रुपए पे करके वो पर्ची बनवाते थे लोग, उसके बाद सारे टेस्ट फ्री होते थे। उसके ऊपर भी इन्होंने चार्जेस लगा दिए। इवन इनकी जो मैं कहूंगा आप मतलब आई एम सॉरी मैं बड़ी बात करने लगा, शौकत खानम का नाम बड़ा लिया जाता है कि कम्युनिटी हॉस्पिटल है। आप मुझे बताएं उनकी जितनी लेबॉरेटरी पाकिस्तान के अंदर है, वहां कोई गरीब आदमी वहां से फ्री टेस्ट करवा के दिखाए मुझे, या कम कीमत पे कम प्राइस पे करा के दिखवाए। उनके ऊपर वही रेट है, उसके जो आगा खान के रेट है वही रेट है जो बाकी कमर्शियल जो आप कहते हैं लेबॉरेटरीज उनके रेट्स हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मतलब बिल्कुल टोटल बेहिसी है अवाम जो है। मैं ये कहूं कि अब ये पीडीएम जो मूवमेंट कर रही है या मूव करने की कोशिश कर रही है, आज उन्होंने कोई फैसला भी कर लिया रिलीज निकालने का, जमात इस्लामी ने पहले शुरू कर दिए कल परसों से। तो इसके अंदर मैं ये समझता हूं अवाम को ये अट्रैक्ट जरूर कर लेंगे। अवाम जो थे एक्चुअली उनके पास चॉइस कोई नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि दोबारा वो नवाज शरीफ की तरफ देखे, वो नहीं चाहते थे कि दोबारा वो जरदारी की तरफ देखे। लेकिन अब ये जो है इमरान खान साहब और पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, और फिर ऊपर डटाई के साथ आप देखें कि वुजरा जो है और उनके स्पोक्स पर्सन है वो क्या कहते हैं कि अभी भी कीमतें जो बाहर के मुल्कों में जी ज्यादा है। भाई पर कैपिटा इनकम तो देखो ना वहां पे, आप इंडिया के साथ कंपेयर करें पर कैपिटा इनकम की, बांग्लादेश के साथ करें, नेपाल के साथ करें, मतलब बिल्कुल डटाई के साथ उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है भारत में, मैं तो इसके ऊपर यही कहूंगा जी। सही है जी। यस भाई आप क्या समझते हैं कि ये एक दो सवाल भी हमारे जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो कहते हैं जी, पहला सवाल भेजा जी उन्होंने कहा कि जी महंगाई का कौन जिम्मेदार है। दूसरा सवाल उन्होंने भेजा है कि समझ से बालातर है कि हुकूमत डॉलर को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है। आप क्या समझते हैं यस भाई कि ये हुकूमत जो है इसकी नाकामी है? देखिए बुनियादी तौर पे इसको हुकूमत की नाकामी तो नहीं कहा जा सकता। जब आपकी करेंसी पे दबाव होगा, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही होगी, तो फिर जाहिर है दूसरी करेंसी ने तो ऊपर जाना ना। एक करेंसी ऊपर जाएगी, दूसरी नीचे जाएगी। ये तो मतलब उसका फॉरेन एक्सचेंज का सीधा साधा असूल है। हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, हमारे ऊपर कर्जे हैं, हमारे एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। महंगाई का जो बड़ा सबब, सबसे बड़ा सबब ये है ना कि हमारे यहाँ इंपोर्ट क्या चीजें होती है, दालें इंपोर्ट होती हैं, गंदम इंपोर्ट होता है, चावल नहीं होता, कपास करनी पड़ती है हमें, उसके अलावा ऑयल है, खाने पीने की चीजें हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो है वो पेट्रोल का है। सब मेकअप भी तो है ना सर, मेकअप भी तो हम इंपोर्ट करते हैं ना जी। मेकअप की जो चीजें हैं वो भी तो हम इंपोर्ट करते हैं ना। नहीं उस पे भी असर पड़ा है। प्रोग्राम देखना बंद कर देना है। जी जी देखिए ना 85% आप अपना पेट्रोल जो है वो बाहर से आप मंगाते हैं। तो जब आप कीमत बढ़ेगी 40-45 डॉलर से 80-90 डॉलर पे चला जाएगा, तो जाहिर है उसका फर्क तो पड़ेगा ना। अच्छा, ये हमारी पॉलिसी का नक्स रहा है पिछले कई सालों की। ये इमरान खान का इसमें कसूर इसलिए नहीं है कि ये पॉलिसी जो वो लाएगा यहाँ पे पैदावार बढ़ाने की, वो तो जाहिर है उसमें से टाइम लगेगा ना। एकदम तो नहीं हो सकता एक तरफ से मतलब बकरा डाला और दूसरी तरफ से कबाब निकला, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसकी तो टाइम चाहिए। देखिए ना, गंदम की फसल की उन्होंने तय किया है, कपास का उन्होंने तय किया, उसके अच्छे नताइज आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम चूंकि इंपोर्ट बेस्ड कंट्री रहे हैं और हैं इस वक्त भी, पेट्रोलियम है या खाने का तेल देख लीजिए ना, बेतहाशा पत्ती हमारे यहाँ बेशुमार आती है चाय पीने के लिए। हम लोग भी बादशाह लोग हैं, अपनी ख्वाहिशों पे जरा काबू नहीं पा सकते। ये नहीं हो सकते कि हम चाय अगर 4 दफा पीते हैं तो 3 दफा कर लें, 2 दफा कर लें, चीनी उसमें कम कर लें, दूध कम कर लें, इस किस्म की चीजें। मतलब हमें अभी भी आप शाम को किसी फूड स्ट्रीट पे चले जाए ना, तो वहां आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। सबब क्या है कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है।
जो तनख्वाहदार है जाहिर है उसकी तनख्वाह तो उसी हिसाब से नहीं बढ़ती ना। बिजनेसमैन तो मतलब उसको पता चलेगा कि कीमत की चीज बढ़ेगी तो वो सुबह जाके दुकान पे अपनी कीमत बढ़ा लेगा, वो तो निकाल लेगा। सही है। असल मुश्किल होती है तनख्वाहदार को, जिसका जो टैक्स भी जो है ना उसको कट कटा के देते हैं सारे। इस वजह से गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि कीमतों को, ये जो जखीरा अंदोजी है हमारे यहाँ, जो दोस्ती लोग हैं इनको शर्म नहीं आती है कि मतलब लोग भूखे मर रहे हैं और ये अपने जखीरा करके बैठे हुए। चीनी हो, गंदुम आप देख लीजिए, इसमें सिंध में कितनी खा गए हैं। इसी तरह से पंजाब में चीनी इतनी स्टोर की है, उसको बजाय 80-90 रुपए बेचने के उसको 110-120 पे बेच रहे हैं। मतलब ये जो दोस्ती लोग हैं ना, इन लोगों का पीछा करना चाहिए और इनको सजाएं देनी है। और ये मेरा ख्याल कि हमारी हुकूमत की नाकामी है कि इनका पीछा नहीं कर पा रही। सही है जी। इफ्तिखार भाई, आप कह रहे थे कि जी लेडीज देख रही हैं आप, मैंने नाम ले लिया है मेकअप का। इफ्तिखार भाई, सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं, मेकअप की चीजें ही नहीं, बल्कि जो पेट फूड है वो भी इंपोर्ट हमारे मुल्क में होता है, तो फिर चीजें तो बढ़ती हैं ना। आपकी बात ठीक है तमन्ना साहब की, मैं कुछ बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। ये हम सिर्फ इमरान खान पर ब्लेम नहीं डाल सकते। एक ये जो $37 से $87 जो गया है बैरल पे, तो उसमें जो नवाज शरीफ या जरदारी के दौर में 30 रुपए के करीब इनको लेवी होती थी। अब मैंने पता किया तो उस 5 रुपए 37 पैसे लेवी, और सेल्स टैक्स भी 16-17% से कम करके कोई 11-12%, बल्कि इससे भी कम कर दिया। एग्जैक्ट मैं फिगर नहीं है, लेकिन उसको भी कम कर दिया। और ये सिर्फ देखें उसमें जो कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो भी कम की हुई है, और जिससे मार्केट के अंदर वो तेल जो है वो ज़्यादा सेल और वो डिमांड का जो होता है फॉर्मूला, हाँ जी, वो इकोनॉमिक जो फार्मूला है वो भी उसी लिहाज से फिर हमें चीजें महंगी मिली। अब जा रहा है इमरान खान, कल मीटिंग हुई है सऊदी सफीर के साथ और उसने MBS का पैगाम दिया है, और जाहिर है उसके अपने भी वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे MBS के। तो इमरान खान को भी ये चीज उनके साथ गोश गुवार करना चाहिए थी कि पहली जो उसने अकड़ कर की थी, 3 किस्तें उसने $3 बिलियन की, $1 बिलियन की जो किस्त थी, 2 तो उसने फिर उसके चाइना से लेकर वापस कर दी। फिर एक जब किस्त रह गई थी, फिर MBS जो है तो थोड़ा सा थड़का के भी जरा हाथ हौला रखो, इंशाल्लाह बात होगी। तो इमरान खान को एक दोबारा जो है अपनी सफारती सतह पर अरब कंट्रीज के साथ ये बात करनी चाहिए कि कम से कम हमें जो तेल के हवाले से जो है हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए, और रेट जो है वो मार्केट के अंदर जो रेट है पहले तो वो दे रहा था डेफर पेमेंट के ऊपर, अब इसको ये करना चाहिए। दूसरी जो बात कर रहे हैं, ये हमारी बाकी जो पाम ऑयल है, जो हम ये घी खाते हैं, दालें हमारे यहाँ पे नहीं बनी, यानी पिछली 70 साल के अंदर हम दाल प्रोड्यूस नहीं कर सके। और हमारा पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री कहलाता है, ठीक है ना। हमारी जो अभी गन्ना, मैंने पता किया 2 नवंबर से, मेरे को जमींदार बड़े अच्छे दोस्त हैं ये बेल्ट में जहां गन्ना होता है, तो उन्होंने कहा कि 2 नवंबर से शुरू हो रही है और इंशाल्लाह ये बम्पर क्रॉप है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आज उन्होंने छोड़ी है, ये अपना गंदम जो है रिलीज की है, और क्योंकि उस वक्त गवर्नर इमरान इस्माइल ने कह दिया था कि भाई अगर ये नहीं खोलेंगे तो 80 रुपए किलो आटा चला जाएगा, फिर कहेंगे इमरान खान को गालियां देंगे ये। तो आज उन्होंने, सईद गनी ने कहा कि आज हम ओपन कर रहे हैं। तो ये जो हमारी जो ज़रई कंट्री है, उस ज़राअत जो है वो हमारी ज्यादा प्रमोट नहीं हुई पिछले 30-40 साल के अंदर। आपको पर कैपिटा पर वो जो एकड़ के अंदर जो यील्ड या जो प्रोडक्शन होनी चाहिए, जो चाइना के अंदर है, दूसरी कंट्रीज के अंदर है, वो हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे। वो हमारे उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उसकी एडवांसमेंट नहीं हो सकी, अभी वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये इससे इमरान खान की एक चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है उसकी गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक सिविल अफसर जो हैं वो उसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि सिविल अफसर के जो अयाशियां थी उन्होंने बंद की हुई है इमरान खान ने, और उसकी वजह से सिविल अफसर जो है पंजाब के अंदर, मैं पर्सनली जानता हूं, क्योंकि अभी जो पंजाब के अंदर जो चेंजेस भी की है, IG को तब्दील किया है या उसमें, तो वो पर्सनली मैं जानता हूं कि उन लोगों ने गो स्लो की पॉलिसी रखी हुई है, और खास तौर पे जो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी है वो भी उसका बड़ा मसला। अब नैब के केसेस देख लें, नैब का ऑर्डिनेंस आया, सारे खामोश होकर बैठ गए हैं। क्यों? अदालतें वो भी खामोश होकर बैठी कि भाई उसके सुना तरमीम होने वाली। आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब गए हैं नैब के अंदर, तो पेशी भुगत कर आ रहे हैं, तो वो
गालियां सारे दे रहे हैं, लेकिन उस नैब के ऑर्डिनेंस से जो रिलीफ मिलने की बात है वो सारे कर रहे हैं कि ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो कोर्ट्स आगे जाके ये कह रही है कि भाई आप जो है वो अभी नई तरमीम दोबारा होने वाली है, तो जिसकी वजह से हम अभी कोई फैसला नहीं कर सकते। एक और अहम बात, जहां तक उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनको भी नैब के खाते से निकाल दिया गया है, और अगर ब्यूरोक्रेट जो है वो जनाबे वाला अपनी नेक नीति से काम कर रहा है तो उसकी और वो नेक नीति के काम करने के दौरान अगर से कोई गलती हो जाए तो वो जनाब वो माफी है उसकी। अब ये कौन डिटरमिन करेगा? इवन सुप्रीम कोर्ट की ये उसके रूलिंग है कि भाई ये जो नियत है, नियतों का जो दारुल मदार है वो तो अल्लाह ही जानता है ना, इन्नमा मालूम बिन्नियात, तो वो तो अल्लाह ताला जानता है, वो अल्लाह ताला और इनके तरफ। तो आप किसी ब्यूरोक्रेट ने आप ये कहें कि जी मैंने रिंग रोड जो यहाँ से लेकर अवाम की सहूलत के लिए यहाँ से ऐसे निकाला था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो उधर पॉलिटिशियंस हैं तो वो जनाब उन्होंने अपनी रेड जमीनें खरीद ली हैं और उनको पूरा फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये सर मेरा ख्याल है कि सिर्फ इमरान पर ब्लेम नहीं जाता। हाँ, इसकी माल गवर्नेंस की इश्यूज हैं, इसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह वो पेट्रोलियम वाला पैसे खा के दौड़ गया, वो इस्तीफा दे गया, वो जो कोविड को चला रहा था डॉक्टर मिर्जा क्या नाम था वो भाग गया, और फिर एक और कियानी आमिर कियानी वो दवाइयों के स्कैंडल में था, चीनी का स्कैंडल है। लोग कहते हैं आपने इनके साथ क्या किया है, आपने इनको एनआरओ देने की कोशिश की है और वो जो दूसरे थे उनके साथ आपने क्या सलूक किया है। तो मेरा ख्याल है ये तो थोड़ी सी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। बहरहाल महंगाई जो है वो अवाम की कमर तोड़ रही है, इसके कुछ भी रीजंस हो। जी इफ्तिखार भाई, आपने आमिर कियानी साहब का नाम लिया, उनको वजारत से हटाकर वो सेक्रेटरी बना दिया पार्टी का, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इम्तियाज भाई, आप क्या समझते हैं कि गवर्नेंस जो है वो क्यों नहीं ये हुकूमत कर पा रही, क्या वजह है उसकी? देखिए मेन वजह मैं जो गुजारिश करूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब। आप देखिए कि हमेशा जो भी पार्टी इलेक्शन जीती रही है और फेडरेशन में गवर्नमेंट बनाती रही है वो पंजाब पे बड़ा काउंट करता था। अब पंजाब का सूबा इन्होंने हवाले कर दिया, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले कर दिया। उस्मान बुज़दार साहब जो है 3 साल से ऊपर हो गए हैं, वो अभी तक वो तकरीर करने की पोजीशन में नहीं आए कि वो तकरीर कर सके बगैर सामने चिट रखे, ठीक है ना। और वो 7 बंदे खड़े होते हैं जो लुकमा दे रहे होते हैं, अभी तक वो अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाए। वरना होते हैं जनरली हमने देखा है कि लोग जब आते हैं इख्तियार में, पहले एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो 2-4-6 महीने के बाद वो बड़ा आप कह लें कि सेल्फ स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आप आ जाते हैं, वो अपने आप को अपने फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। और उसमें बिल्कुल ये जो ब्यूरोक्रेसी है, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में गालबन, कि जो ब्यूरोक्रेसी है वही बैठी है जो मियां नवाज शरीफ के दौर की ब्यूरोक्रेसी है। लाहौर में भी वही लोग बैठे हैं, पिंडी में देखे तो वहां भी वही लोग बैठे हैं, पंजाब में सारे वही बैठे हैं। इनको बिल्कुल छेड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद जो इनकी रिफॉर्म्स करनी थी ब्यूरोक्रेसी की, वो रिफॉर्म जो है डॉक्टर ईश्वर सैन चले भी गए छोड़ छाड़ के, और कोई रिपोर्ट दी भी थी, उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 3 साल से बैठे हैं, कोई उसके ऊपर ना तो कोई, हमें तो कोई चीज भी नजर नहीं आई ना। जैसे कहते थे पुलिस इस्लाहत होंगी, केपीके में इन्होंने की थी, वो जो नासिर दुरानी जो थे, वो जो आईजी वहां पे थे, वो जब पंजाब में तो जाना पड़ा, उनको काम नहीं करने दिया गया सही तरीके से। तो मेरा मकसद कहने का है कि बिल्कुल ये मैं समझता हूं कि इनकी हुकूमत की नलायकी में कहूंगा कि ये काम नहीं ले पा रहे ब्यूरोक्रेट्स से, और ब्यूरोक्रेट्स की प्लेसमेंट सही नहीं हो रही, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं। आप जो लोअर लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, थानेदार हैं, एसएचओ है, डीएसपी है, या प्राइस कमेटियां हैं, ये जो लोकल बॉडीज के जो अदारे हैं, वो उन्होंने ये करना होता है। अब वो बिल्कुल उनके ऊपर ना तो कोई देखने वाला ना कोई सोचने वाला है, वो अपनी मर्जी से सुबह रेट बढ़ा रहे हैं, मर्जी से वो अपने कीमत नहीं लिख देते हैं कि ये कीमत है जी आज से। तो इसी तरह आप देखें किराए जैसे बढ़े हैं, अभी परसों पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो कल ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पहले आपको पता है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हर जगह मौजूद होती है, और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो हमेशा आप कह लें कि डिसीजन करती होती है कि अब रेट क्या होंगे। अगर कोई चीज कीमत बढ़ गई है तो वो फैसला करती है। अब यहाँ पे पूछने वाले कोई नहीं। अब अगर ये सारा सिस्टम होगा तो पर हम पूछेंगे तो इमरान खान को ही पूछेंगे ना जी। इमरान खान जो हेड है, जिनको हम तो नहीं जानते पीटीआई किसकी है, हम तो जानते हैं कि इमरान खान की पीटीआई है ना। और अवाम ने इमरान खान को वोट दिया था, फवाद चौधरी को वोट नहीं दिया था, या किसी और को वोट नहीं दिया था। वो पीटीआई के टिकट में आए थे तो उनको वोट दिया था। तो इसलिए अवाम की ये तवक्का रखना कि इमरान खान के ऊपर क्रिटिसाइज करना वो
बनता है मेरा ख्याल है, और इसमें मेरा ख्याल जस्टिफाइड है जी। बिल्कुल बनता है जी। वैसे मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म पहुंचता है कि जी आप पीटीआई के कारकुन हैं, हालांकि मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन जब हम उनकी कोई अच्छी चीज पेश करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि आप पीटीआई जी। मैं सर मसर्रत शहीन का सपोर्टर हूं, पहले मैंने कहा हुआ, हर दफा मैं कहता हूं। चलो ठीक है, मैं यस भाई आपकी तरफ आता हूँ। यस भाई, आप क्या समझते हैं कि ये गवर्नेंस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आफ्टर ऑल, जैसे इम्तियाज भाई ने कहा कि ब्लेम गोज टू द हेड ऑफ द स्टेट हु इज इमरान खान। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लेम गोज टू द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसी को जाएगा। लेकिन हमें बात चीजें जहन में रखनी चाहिए कि जो 30-35 साल की जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, पुलिस में, हर तरफ जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, लोगों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो 3 साल के इसके इमरान खान के पीरियड में तो उसका कोई मतलब कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो लोग, एक पूरी नस्ल निकल ना जाएगी, जब तक लोगों को अकल नहीं आ जाएगी, कोई अल्लाह ताला खुदा का खौफ डाल देगा लोगों के दिलों में, तो कुछ बात बनेगी। वरना इन्होंने जितना 35 साल में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की है लोगों के ऊपर, और लोगों को जिस चक्कर में डाला हुआ है, छोटे से फायदे के लिए मुल्क का बड़ा नुकसान करने के चक्कर में डाला हुआ है, तो उसके अलावा उसमें इसमें इमरान खान क्या कोई भी आगे कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान के हाथ में कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई डंडा नहीं है कि वो चला के सबको कह दे। क्योंकि बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान ने बहैसियत हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो काम लेना वो ब्यूरोक्रेसी लेना। ब्यूरोक्रेसी अगर काम नहीं करके देगी तो वो बंदे बदल सकता है ना, वो कोशिश कर रहा है। लेकिन जाहिर है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हर आदमी आप निकाल के देख लिए वो उस पे 30 सालों की लाइन लगी हुई है ना सर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक पूरे खानदानों पे इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। एक बंदा मर जाता है, दूसरा उसका रिश्तेदार आ जाता है। इसी तरह से पुलिस में देख लें, या जुडिशरी में देख लें, या सिविल ब्यूरोक्रेसी में देख लें, वो मतलब उसमें ये मतलब कोई भी आ जाएगा ना, ये काम इतनी जल्दी ठीक होने वाले। ये तो कोई आदमी ऐसा चाहिए कोई जो ठुक के यहाँ पे बैठे और उसके बाद चुन चुन के उन लोगों को दफा करे, उनको गोली मारे जो बददियानत है और बद किरदार है और जिन्होंने बिल्कुल मुल्क का सत्यानाश कर दिया। जब तक ये मिसालें कायम नहीं की जाएंगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह खैर करे मुल्क का। लेकिन वरना इमरान खान की खराबियां अपनी जगह होंगी, लेकिन जितने बड़े उसके सामने मसाइल हैं, देखिए ना, एक अगर वो कहते हैं कि अगर किसी शहर में थानेदार अच्छा आ जाए तो सारे चोर जो होते हैं उसके खिलाफ ही जमा होंगे ना। तो यही सारे सूरत हाल है इस वक्त। वो अकेला आदमी या उसकी गवर्नमेंट में भी सारे लोग तो अच्छे नहीं है ना। वो एक अकेला आदमी का लड़ा सारे लोगों से, तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। चलें ठीक है यस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम लंदन। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। इफ्तिखार भाई, आप से मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ और मैं ये टिकर भी लगा देता हूँ आपके लिए कि ये क्या मसला है हमारे मुल्क में, और क्या ये अखलाक हैं कि किसी को गाड़ी पे बैठने से मना किया गया और गोलियां चल गई और 3 भाई जो हैं वो हलाक हो गए हैं। ये क्या वजह है, ये क्यों हो रहा है हमारे मुल्क में? ये मेरा ख्याल वो केस है जिसमें वो बोनट, गाड़ी के बोनट पर बैठने पर मां ने कहा तो उस पर वो कत्ल हो गए हैं 3 शादरा में। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ अच्छा, बेसिकली ये इनटॉलरेंस हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरा ये अब देखें ना कि वीकनेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर जब तक आप इंसाफ हमारे डिलीवर होता हुआ नजर नहीं आता तो उस वक्त तक ये चीजें होती रहेंगी। अब मैं छोटी सी आपको इसके साथ रिलेटेड बात बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो मतलब अभी एक्टिंग मतलब यूटी है, अंडर ट्रेनिंग है। तो उसके पास केस एक था ना, तो वो केस क्या आईजी की तरफ रिफर किया गया, आईजीआई नया वाला जो है राव सरदार। तो राव सरदार साहब के जो कंप्लेंट सेल के अंदर ये कोई एक कंप्लेंट इसी तरह की कोई गई कि हमें थ्रेट की जा रही है। तो वो बाद में जो एआईजी होता है वहां पे कंप्लेंट लिखता था, उसका नाम था तारक अजीज संधू। तो उसने मुझसे पूछा कि ये तारक अजीज संधू है, वो बड़ा बदतमीजी से बोला है। तो मैंने कहा यार ये तारक अजीज संधू तो वो थे ना जो मॉडल टाउन मैसेकर के अंदर इन्वॉल्व था, जिसने गोलियां चलाई थी, 14 में से 3 बंदियां मारी थी खवातीन ने। और इस पर जनाब उन्होंने केस भी किया था, क्या कहते हैं, मिनहाजुल कुरान वालों ने, ठीक है ना, कादरी साहब ने भी और उनकी जमात ने। तो मैंने बकायदा खुरम गंडापुर से पूछा, मैंने कहा भाई ये वही वाला है? तो ये कहता जी हाँ जी। तो वो आईजी के ऑफिस में बैठा हुआ है।
आप जब आप देखें कि एक बंदा जो मॉडल टाउन के मैसेकर के अंदर जिस पर एफआईआर कटी हुई है और ही इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, और अभी वो उधर वो बैठा हुआ है, ठीक है ना, और बैठा कहाँ हुआ है, कंप्लेंट है, और उसमें जनाब आईजी साहब को भी मेरे ख्याल राव सरदार साहब को भी नहीं पता था, अब मेरे ख्याल आजकल में वो फारग कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप लोग जो हैं, यानी जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और या हमारे वो जो लोग जो इन द हेल्म ऑफ ऑल अफेयर्स होते हैं, उनको जब तक ये इंसाफ डिलीवर नहीं करेंगे, इंसाफ सिर्फ पाकिस्तान पीएम के पोर्टल से जरिए नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना, कि जी वो इधर पोर्टल, अब किसान पोर्टल बन गया, फलां पोर्टल बन गया, ये जो आईजी से लेकर डाउन टू द लेवल ऑफ पटवारी, ये अगर रेवेन्यू के मामलात में अगर दें तो, हालांकि उसके बाद में ये भी प्रपोजल थी कि बाबर तारड़ जो है, जो रेवेन्यू का जो हेड है पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, वो 22वें ग्रेड का है, उसको सेपरेट कर दिया जाए आईजी के साथ, पहले सॉरी चीफ सेक्रेटरी के अंडर से। तो उसके बावजूद भी वो चीजें डिलीवर नहीं हो रही क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा। और सबसे पहले जो कामरान अफजल ने, जो चीफ सेक्रेटरी ने जो इनको ब्रीफिंग दी थी अपना इमरान खान को आते ही जो चेंज किया था जब, तो उसने कहा कि गवर्नेंस ऑफ उस्मान बुजदार, उसने नाम लिए बगैर कहा था कि इट इज वर्स्ट इन दिस प्रोविंस। तो उसके लिए जब तक नहीं होगा तो सारी इस तरह के केसेस आपको कई नजर आएंगे। चलें ठीक है इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक आखिरी बात, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो मेरी तरफ से हमें जो, हमने इस पर बिल्कुल बात नहीं की, तो वो ईद उल मिलाद नबी के हवाले से हमें तमाम जो मुसलमान हैं उनको उसवा हसना, ज़ाहिर है कि मैं बहुत ही गुनाहगार आदमी हूँ, इस उसवा हसना पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ठीक है, तो वो उन पर पैरवी करने के, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम मिन आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। यानी ये अल्लाह ताला ने इनाम किया है कि हम ही में से एक रसूल मबूस किया है जो हमें अल्लाह ताला की निशानियां बतलाता है, जो हमें हिकमत और दानाई की बातें बतलाता है, और इससे पहले हम बिलाशुबा गाफिलीन में से, इग्नोरेंट्स में से थे। जी कैसा इफ्तिखार भाई, आपके आने से पहले हमने इस पे बात थोड़ी बहुत की थी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सॉरी, मैं फिर लेक्चर में जा रहा हूँ। नहीं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जाइएगा लेक्चर में, और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। जी अब रह गए हैं जनाब इम्तियाज भाई, आप क्या कहेंगे, ये जो मैंने थोड़ा सा एक टिकर चलाया था, आप क्या समझते हैं कि क्या अखलाकियात हमारी रह गई? देखिए बात ये, गुजारिश ये है कि इसी पे आप लोग अमल करने लगे हैं ना, कि चूंकि इमरान खान साहब का हुक्म है जो कि आप जो है एहतजाज करें, आवाज बुलंद करें, ठीक है ना, तो ज़ाहिर बात है अब जो है ये जो रैलियाँ निकलनी शुरू हो गई, और मुझे लगता है कि अवाम की भी इसमें सपोर्ट शामिल हो जानी है, चूंकि फैसलाबाद के अंदर जो जलसा हुआ पीडीएम का बड़ा कामयाब जलसा हुआ है। आल तो वो इलाका जो है वो इन्फ्लुएंस में है पीएमएलएन के, पहले भी चूंकि वहां पे सीटें ज्यादा उन्होंने ली हुई है, लेकिन वहां भी दो ग्रुप तो वहां भी बने हुए हैं जी 2 ग्रुप वहां बने। अब इसमें देखे ना, गुजारिश ये है कि मेरा मकसद कहने का है कि जब भी एक टांगा चलता है, आप टांगा जानते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर जो टांगा पता यूके में शायद नहीं होगा, तो वो अगर कोई वायलेशन करे तो उसका जो ऊपर बैठा होता है ना कोचवान, उसका चालान करती है पुलिस, घोड़े का नहीं करती। घोड़े को नहीं मारते, पुलिस को जो कोचवान होता है उसको पकड़ के मारते हैं। तो अब कोचवान कौन है हमारे यहाँ हुकूमत में? चीफ मिनिस्टर सूबों के अंदर, वफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना जी। अब प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ये इंश्योर करना चाहिए, उनको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए। आप देखें ना पंजाब के अंदर सारे बंदे कह रहे हैं कि बुज़दार परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब ठीक वो शरीफ आदमी होंगे लेकिन उनके अंदर ये मैनेजमेंट स्किल नहीं है, तो आप उसको जिद का मसला ना बनाए, आप वहां के किसी और बंदे को आप डालें वहां पे और कोशिश करें, जो बाकी आपके पास कोई 18 महीने रह गए हैं उस पर कोशिश करें कि वो कुछ परफॉर्म कर सके। जी सही है, चलें ठीक है। इम्तियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम, एंड इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी यही था आज का प्रोग्राम, गुफ्तगू आपने सुनी, और मेक योर माइंड अप कि पीटीआई जो है वो उसकी कारकर्दगी जो है वो क्यों नहीं हो पा रही, लेकिन कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही,
और 30 साल का जो गंद है वो पीटीआई के सर पे पड़ा हुआ है। बहरहाल आप अपना माइंड खुद बनाइएगा। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।